हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो 49 क्वेश्चंस तक हम दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आज का, कि विच मॉलिक्यूल इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर या फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वहाँ पर कैसा कंपाउंड होना चाहिए, वो भाई कायरल कंपाउंड होना चाहिए। कैसा कंपाउंड होना चाहिए? कायरल कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है, जिसके पास भी क्या होता है, कायरल सेंटर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब ये क्या होता है, जिस भी कार्बन पे क्या लगे होते हैं, चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होते हैं, डिफरेंट बॉन्डेड होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अभी कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं। और उस कार्बन सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कोई सिमेट्री नहीं होती, और ऐसी कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा कोई ढूंढ लेते हैं जिसमें क्या हो भाई, सिमेट्री प्रेजेंट हो। अगर वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नॉट पूछा है ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये में आपको ये क्या दिया हुआ है अभी, ये एलीन होता है। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये इस तरह से प्रेजेंट रहता है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, अलीन बोलते हैं। ये अलीन का एग्जांपल हो गया। और इसमें ये चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट है, ठीक है, ये इस तरह से अगर ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे होंगे, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एग्जांपल बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर तो सिमेट्री क्या है भाई, यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं आएगी। चारों ग्रुप्स कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। फिर देखो इसके बाद आपको क्या दिया है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉली लाइसिन। ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ये भी क्या बनेगा भी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। थर्ड ऑप्शन भी क्या है भी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही कट हो गए। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन कैसा है भाई, कायरल सेंटर है। इसके ऊपर एक साइड CHO ग्रुप लगा है, एक साइड OH है, और एक साइड हाइड्रोजन है, और नीचे की साइड पे ये पूरा ग्रुप लगा है। ऐसे देखो ये नीचे वाला जो कार्बन है, इसमें क्या है, एक साइड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है, और ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप लगा है। तो यानी कि इस कंपाउंड में भी क्या है, दोनों ही कार्बन एटम कैसे हैं भाई, कायरल है। दोनों ही कायरल सेंटर है, क्योंकि दोनों ही कार्बन एटम पे क्या है भाई, 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड है। अब ये बट इसमें क्या है, आपको देखो सिमेट्री दिखेगी कैसे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ। तो ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर क्या है, इंटरनल सिमेट्री प्रेजेंट है ना इसमें। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भी, मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं अभी, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्री होगी ना, कायरल सेंटर है, बट स्टिल ये कैसे बनेंगे, यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, यहाँ पर देखो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में ही कार्बोकटायन गिवन है। ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो ये कार्बन होता है कार्बोकटायन में, ये कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ये स्टेबल कब बनेगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी क्या होता है, जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो वाला कार्बन ऐसे एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है जिसके ऊपर क्या होते हैं भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो फ्लोरीन के ऊपर भी रहते हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अमोनिया पे भी, और यहाँ पर सल्फर के पास भी होते हैं। तो अब देखो होगा क्या यहाँ पर, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और यहाँ पर ये क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। तो यानी कि यहाँ से डोनेशन कर सकते हैं, और ये पाई बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से डोनेशन करके। तो देखो फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर तो डोनेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। इसमें देखो यहाँ पर सल्फर है, सल्फर में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्या है भाई, ये 3p रहेंगे। और ये जो कार्बन का डेफिशिएंट सेंटर, ये 2p रहेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो किस में होगी, अगर ये डोनेशन इस तरह से करता है, यहाँ पर ये शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या है, 3p और 2p की ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर भी देखो सेम ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर सेम साइज़ के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक बार इस ऑप्शन को भी हम क्या करते हैं अभी, कट कर देते हैं, ये भी नहीं आएगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों के पास ही यहाँ पर भी लोन पेयर है, और दोनों ही एटम कैसे हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। और दोनों ही क्या है, यहाँ पर इस तरह से डोनेट भी कर सकते हैं ये लोन पेयर को, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये जब डोनेट करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जब होता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, और ऐसे ही जो भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रहते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहता है। वैसे तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और दोनों में यहाँ पर कार्बन और ये जो नाइट्रोजन है, 2p ओवरलैपिंग होगी जब ये डोनेशन करेंगे, बॉन्ड ये लोन पेयर को इधर की साइड देंगे, ठीक है, कार्बन को डोनेट करेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या है, 2p ओवरलैपिंग होगी। बट फिर अब यहाँ पर दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन बनाएगा, जो क्या है भाई, लेस
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। वैसे तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों में ही 2p ओवरलैपिंग हो रही है। बट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एलिमेंट है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। वैसे तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट दोनों के कंपैरिजन में इन दोनों में से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 2। नोमेनक्लेचर का ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसका नेमिंग क्या होगी? तो देखो ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ONH, ये कौन-सा होता है भई? इसे हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भई? अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है? बेंज़ीन रिंग है, तो ये तो फ़िनाइल बनेगी। और ये क्या है, यहाँ पर देखो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर जब भी ये अमीन वाले कंपाउंड्स रहते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं तो हम एन सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 3, एन फ़िनाइल। एन पे ये फ़िनाइल ग्रुप हो गया, साइक्लोहेक्सेन क्योंकि 6 मेंबर्ड ये रिंग है, और इस ग्रुप की वजह से क्या आ जाएगा अभी? कार्बोक्सामाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव लसानिया टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? देखो जो ये लसानिया टेस्ट होता है किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए होता है। और नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए तो होता है, बट ये नाइट्रोजन कहाँ पर होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होना चाहिए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं भाई? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट उनके साथ साथ क्या लगे होते हैं? अदर कोई कंपाउंड्स लगे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह से ऑक्सीजन हो गया, ये सब। देखो चारों ऑप्शंस को जब आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको हाइड्राजीन दिया है, तो ये तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, ये तो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया ना एक तरह से, एक टाइप का ग्रुप हो गया ये तो यानी कि यही क्या है भई, नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये कौन से वाले नाइट्रोजन का डिटेक्शन करता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। होता क्या है देखो, ये टेस्ट लसानिया टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें लसानिया एक्सट्रैक्ट लेते हैं, सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, और फिर साथ में क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा? फेरिफेरोसाइनाइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है? पर्शियन ब्लू कलर होता है। और यही ब्लू कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भई? फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर ये ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है। अगर नहीं आता तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन नहीं हो पाती, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोर स्टेबल? यहाँ पर देखो स्टेबल कन्फर्मेशन पूछी है, तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2 और दोनों ही पोजीशन पे क्या लगा होता है अभी? OH ग्रुप लगा होता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो इथेन 1,2 डाइओल होता है ये। और इसका दूसरा नाम क्या है अभी? कॉमन नेम हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब इसके जब हम ये इस तरह से कन्फर्मर्स बनाते हैं तो इसमें क्या होता है देखो, एंटी फॉर्म जो होती है वो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो देखो इसका स्ट्रक्चर ही गलत दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर क्या है? H दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? OH होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन-सा होता है अभी? एंटी फॉर्म होती है। फिर देखो इसके बाद क्या है? यहाँ पर ये फ्रंट वाला कार्बन होता है जैसे, और इसके पीछे वाला क्या रहता है? जो यहाँ पर इसके जस्ट बैक में है वो बैकवर्ड कार्बन रहता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों H ग्रुप क्या है? साथ-साथ है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है अभी? रिपल्शन होगा। तो ये वाली फॉर्म भी इतनी स्टेबल नहीं होगी। ये वाली फॉर्म भी स्टेबल नहीं बनेगी, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? जस्ट एक दूसरे के पीछे है, ये वाले कार्बन के जस्ट पीछे ही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनेगी कौन-सी आएगी भई? ऑप्शन नंबर 4। और ये कौन-सी फॉर्म है भई? गॉश फॉर्म है। और इसमें क्या है? ये 60 डिग्री अपार्ट है, ये एक दूसरे से कितनी दूर है? 60 डिग्री। और यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है, इसका रीज़न क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच में OH ग्रुप में क्या हो जाता है भई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है? विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स में आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसे उसकी वजह से क्या है भई? ये वाला कंपाउंड यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्केन ऑन ओजोनोलिसिस गिव राइज टू ओनली वन अल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट इज? यहाँ पर देखो एक तो ओजोनोलिसिस देते कौन है? अल्कीन देते हैं, तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ये यहाँ पर, बट ऑप्शंस करेक्ट दिए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा अल्कीन ओजोनोलिसिस रिएक्शन करने पर एक ही अल्डिहाइड देता है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है? 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन क्या बन जाएगा? यानी कि फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है भाई? यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करो, ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर ये H और ये H, अब क्या करते हो ओज़ोनोलिसिस में? यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं ना, यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जाएगा, और फिर ये बॉन्ड क्या होता है? इस तरह से ब्रेक हो जाता है। अब जब ये ब्रेक होता है तो देखो यहाँ पर ये वाले कंपाउंड इस साइड क्या बना है? CH3 CH2 CHO, यहाँ पर ये क्या बन गया? ये प्रोपेनॉल्डिहाइड बन गया, 3 कार्बन की चेन हो गई ना, और यहाँ पर क्या बन गया? ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। उसने क्या कहा है? एक ही एल्डिहाइड आए, बट ये तो 2 डिफरेंट हो गए, एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक प्रोपेनॉल्डिहाइड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेम ऐसे ही अब हम क्या करते हैं? सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिया है? ब्यूटूइन दिया है।
तो ब्यूटूइन क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरह से बन जाएगा। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बन गया यहाँ पर CH3 और यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है। ओज़ोनोलिसिस में इस तरह से करते हैं रिएक्शन, ये तीनों ऑक्सीजन ऐसे आ जाती है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये क्या बन गया, देखो क्या प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर दोनों, CH3CHO और इस साइड भी क्या बनेगा, CH3CHO। तो ये देखो दोनों ही क्या बने हैं, दोनों ही अल्डिहाइड ग्रुप बने हैं हमारे पास, सॉरी एसिटल्डिहाइड बने हैं। इट मीन्स ये क्या है, एक ही एल्डिहाइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी वाले ऑप्शंस में चेक करके देख लेना, देखो सिमेट्री नहीं है उनमें प्रेजेंट, ये प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो सेम अल्डिहाइड मिलेंगे ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये पूछा है कि कौन से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो देखो आपको दिया है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, टोलुइन। तो देखो टोलुइन क्या होता है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। और जाइलिन कंपाउंड्स कौन से होते हैं भाई, जिसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है? जैसे देखो एक ये CH3 हो गया, तो ये कौन-सी पोज़ीशन हो गई? ऑर्थो। 1-2 पोज़ीशन कौन-सी होती है? ऑर्थो। ऐसे ही मेटाज़ाइलिन क्या बन जाएगा? 1-3 पोज़ीशन। तो 1 और 3 पोज़ीशन दोनों ही पोज़ीशन पे क्या लगे हैं भई, ये मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। और ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 ये बन गया यहाँ पर 1-4 पोज़ीशन पे। तो ये 1-4 पोज़ीशन पे क्या रहता है भई, ये पैराज़ाइलिन बन जाता है। अब देखो सबसे ज़्यादा सिमेट्री किसमें है? पैराज़ाइलिन में है, तो यही वाले इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा पैराज़ाइलिन का। रीज़न क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब इसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो उसमें क्या होता है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है इसका। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, लैटिस होने की वजह से यहाँ पर क्या है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भी, हाई आएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या आ गया भाई, पैराजाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन नॉन एरोमेटिक है। तो देखो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड बनेंगे जिन जो कैसे होते हैं भई, एक तो साइक्लिक होते हैं, क्या कंडीशन होती है, साइक्लिक होने चाहिए, प्लैनर होने चाहिए और थर्ड कंडीशन क्या होती है, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं भई, एरोमेटिक होते हैं। तो देखो फर्स्ट तो एरोमेटिक है ही, ये तो बेंजीन है, ये नेप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक बनेगा। फिर देखो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4n+2 पाई रूल को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है पाई का, तो यहाँ पर फॉलो तो तब करेगा ना जब पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे, सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इसमें भी एरोमेटिसिटी के बारे में ही पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। देखो पेंटा दिया है, इट मीन्स 5 कार्बन की चेन है, ये बन गया। अब डाइनाइल है मतलब 2 कार्बन लगे हैं और डाइनाइल कैटायन, कैटायन दिया है मतलब इस पोजीशन पे क्या है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें ये कैसा सिस्टम बनेगा भाई, 4n+2 को तो ये फॉलो ही नहीं करेगा, ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई। और जब भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अभी, वो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है अभी, एंटी एरोमेटिक होता है। साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोहेप्टा यानी कि इसका मतलब क्या है कि 7 मेंबर्ड रिंग है, इस तरह से बना देंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये 3 डबल बॉन्ड आ गए क्योंकि इसने ट्राइनाइल दिया है और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहाँ पर कितना कौन से रूल को, देखो ये साइक्लिक भी बनेगा, प्लानर भी आएगा और ये 4n+2 रूल को भी फॉलो करेगा। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा ये, ठीक है। तो अब ये किसका क्या हो जाएगा अभी, ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। देखो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आता है और यहाँ पर कौन अटैक करता है, भी इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए भी, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होनी चाहिए। ऐसी तभी उस पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या है, देखो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है भई, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि रिंग पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। अगर ये रिंग को ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर कैसे अटैक करेगा? भई इलेक्ट्रोफाइल तो खुद ही कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऐसी पोज़ीशन पे जाकर अटैक करेगा जो क्या हो भई, इलेक्ट्रॉन रिच पोज़ीशन हो जहाँ पर, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, तो कैसे अटैक करेगा?
तो इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ही क्या है भाई, राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बाकी देखो ये सब टोलुइन, क्यूमिन और जाइलिन इनमें रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर ये पूछा है कि फोटोकेमिकल स्मोक किसकी प्रेजेंस की वजह से बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन की ऑक्साइड्स या फिर लेड की ऑक्साइड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फोटोकेमिकल स्मोक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जहाँ पर भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ फोटोकेमिकल स्मोक से ही रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केस विद विच दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर लगाना है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा, रिएक्टिविटी बतानी है एक तरह से, ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है, इसमें देखो सब में ही क्लोरो ग्रुप तो क्या है, कॉमन है, यानी कि इसका और बाकी क्या है, नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। ये फर्स्ट वाला तो क्लोरोबेंजीन है, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर क्या है, 3-3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। तो अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा इस क्लोरीन से ज़्यादा और इसको क्या कर देगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अब ये वाली कंडीशन कब पॉसिबल है भाई, कब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर इस क्लोरीन को क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसकी पोजीशन पे आ सकता है। वो तभी होगा जब ये वाली पोजीशन कैसी बनेगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगी। क्या बनेगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगी। जितना ये वाला पोजीशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, उतनी ईजिली क्या है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर क्या कर सकता है भाई, अटैक कर सकता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो यानी कि यहाँ पर ये वाली पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, जिस वाले भी स्ट्रक्चर में, जिस वाले भी कंपाउंड में, वही क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा। अब देखो आपको ये भी पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और वो रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेंगे। अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा था। तो देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे रिंग से, वो रिंग क्या है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी और उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियोफाइल को इजीली क्या है भाई, अपनी तरफ ला पाएगी, न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या है भाई, वहाँ पर अटैक कर पाएगा। तो देखो इस वाली रिंग में क्या है, इस वाले कंपाउंड में क्या है भाई, 3-3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल का वो सबसे ईजी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव आएगा कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 देख लो किस किस में दिया है आपको, फोर्थ आपको दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। अब इसके बाद क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप्स है जिसके पास वो ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर देखो इन तीनों में से किसके ऊपर ज़्यादा कौन ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप्स हैं। तो फोर्थ के बाद देख लो सेकंड आना चाहिए, तो फोर्थ के बाद सेकंड देखो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। और आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया, ये लीस्ट रिएक्टिव बनेगा क्योंकि इसके पास एक भी नाइट्रो ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इसमें लीस्ट दिया है। तो इस तरह से आप ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि वाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस मिक्सचर के साथ। नाइट्रस मिक्सचर क्या होता है, ये NaNO2 प्लस HCl होता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में आप बोल सकते हो 273 से 278 केल्विन। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की, तो यहाँ पर डाइएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, साइड प्रोडक्ट में तो नाइट्रोजन गैस निकलती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है अभी, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है अभी, क्लोरोबेंजीन दिया है, तो यही क्या बन गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में बीच में कोई नेमिंग रिएक्शन यूज होती है ना, तो उस रिएक्शन का नाम ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर देखो ये Cu2Cl2 है, तो यहाँ पर ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर यहाँ पर इस Cu Cl2 के प्लेस पे क्या होता, Cu कॉपर पाउडर और HCl लिखा होता है इस तरह से, तो यहाँ पर एक कौन सी रिएक्शन बन जाती है, गेटरमैन रिएक्शन हो जाती। कौन सी रिएक्शन हो जाती, गेटरमैन रिएक्शन हो जाती। दोनों ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम बनते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये जो रिएजेंट होते हैं, कंडीशन होती है, ये क्या होती है भाई, डिफरेंट होती है गेटरमैन में और सैंडमेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है, क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस को देखते हैं एक बार कि यहाँ पर देखो ये कंपाउंड दिया है आपको, रिएक्टेंट दिया है और यहाँ पर ये क्या है, फिनाइल सल्फाइड आयन दिया है। जो ये फिनाइल सल्फाइड आयन होता है क्या होता है अभी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और जो डाईमिथाइल फॉर्माइड दिया है, DMF दिया है, ये क्या होता है अभी, हाईली एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है अभी, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये। तो ये जो कंडीशन है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एप्रोटिक सॉल्वेंट की, ये किसमें किसको फेवर करती है, ये भी SN2 रिएक्शन को फेवर करती है। किसको फेवर करती है,
भी SN2 रिएक्शन को। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर क्या होना चाहिए भी, SN2 रिएक्शन होना चाहिए। तो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट होगा भई, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, क्या रिएक्शन होगी? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर बैक साइड से इस पे अटैक करेगा और ये ग्रुप क्या है अभी, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन क्या है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो SN2 रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है भई, इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है। तो यानी कि ये जो ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या है, ये अबव द प्लेन था, तो यानी कि ये जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये क्या बनेगा भई, बिलो द प्लेन जाएगा। तो यहाँ पर ये फिनाइल सल्फाइड को इसने क्या कर दिया भई, रिप्लेस कर, ये इसको ब्रोमीन को क्या कर दिया इसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है? फिनाइल सल्फाइड आ गया यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी पूरा सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो ये फिर से नेमिंग रिएक्शन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो फिर से एक ये नेमिंग रिएक्शन है। ये क्या दिया हुआ है भई यहाँ पर आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस रिएक्शन में भी क्या है, रिएक्टेंट दिया है, कंडीशन दी है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ऑप्शन आपको दिया है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसी में क्या बनते हैं अभी, ईथर फॉर्मेशन होती है। होगा क्या यहाँ पर, देखो इस H के प्लेस पे यहाँ पर दोनों ही इसमें क्या चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, इसके साथ CH2 I2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या है, ये I2 के साथ दोनों ही सोडियम बाहर चले जाएँगे और यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, आपको रिएक्शन का टाइप ही पहचानना है। नेमिंग रिएक्शन यही है कि कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट आपने क्या किया है, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई है, COHCl के साथ। लुईस एसिड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ClCl3 के साथ कराई है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अभी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है भाई, ये रिएक्शन होती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर देखो 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए हैं और इसमें से आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो देखो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, जो अल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं अभी, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। इसका रीज़न क्या होता है, एक तो क्या होता है यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस होता है कीटोन्स के इसमें, ठीक है? कीटोन्स में क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से क्या है भई, जो भी ग्रुप आके अटैक करता है, वो उसके लिए क्या रहता है, इतना ईज़ी नहीं रहता है स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेज़ेंट होने की वजह से। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी एक रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब ये इस तरह से ग्रुप लगे होते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहे होते हैं इस कार्बन सेंटर पे, या फिर क्या है विथड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं अभी, क्या देखते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको क्या दिया है, बेंजल्डिहाइड दिया है। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप तो लगा है, बट इसके साथ क्या है, यहाँ पर H लगा है, तो बेंजल्डिहाइड है। अभी मैंने बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। इसमें एक ही हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, दूसरी साइड ये फिनाइल रिंग लगी है, और ये बेंजल्डिहाइड वैसे भी मैंने बताया क्या बनता है अभी, ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है। तो देखो फर्स्ट आपको कौन-कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा है। तो इसके बाद जो रिएक्टिव आएगा, फर्स्ट वाले के बाद कौन-सा आएगा, सेकंड आएगा, और थर्ड वाला क्या है अभी, सबसे लीस्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों साइड देखो बल्कि ग्रुप्स लग गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं, आइडोफोर्म टेस्ट इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि आइडोफोर्म टेस्ट कौन देगा इन गिवन कंपाउंड में से। तो आइडोफोर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास क्या होता है, मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, ये वाला। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन ग्रुप बोलते हैं। और एक और कंडीशन होती है अल्कोहल के लिए, होती है जो सेकेंडरी अल्कोहल वाली रहती है, CHOH और ये CH3, जिनके पास भी ये वाला ग्रुप रहता है ना, वो भी इस टेस्ट को देते हैं, आइडोफोर्म टेस्ट को देते हैं, क्योंकि ये कीटोइनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको चेक करना है कि कौन-कौन रिएक्शन देंगे। तो अब ये ग्रुप चेक कर लो। तो देखो फर्स्ट में COCH3 है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो ये तो देगा, ठीक है? सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर एक बीच में CH2 ग्रुप आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें COCH3 ग्रुप एक साथ है, तो ये भी रिएक्शन देगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पर तो ये CH3 वाला पार्ट ही नहीं है, दोनों साइड फिनाइल ग्रुप लगी है, तो ये भी कट हो गया। तो क्या राइट आंसर आया, जो इस टेस्ट को देंगे, आइडोफोर्म टेस्ट को, फर्स्ट और थर्ड, तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है अभी, सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइडोफोर्म टेस्ट देखो होता क्या है, क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ भाई, NaOH+I2, या फिर आप बोल दो हाइपो आयोडाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आइडोफोर्म बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर की PPT बन जाती है। करते कैसे हैं, देखो ये मिथाइल कीटोन एक कंपाउंड लिया, आयोडीन और बेस की प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में NaOH के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आइडोफोर्म में जो COCH3 वाला पार्ट रहता है ना, ये एसिडिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है,
और ये क्या बन गया यहाँ पर देखो CHI3 बन गया आइडोफॉर्म। यही आइडोफॉर्म क्या होता है अभी, CHI3 ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर येलो कलर। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस इज साइनाइड नॉट प्रोड्यूस एज अ मेजर प्रोडक्ट बट ओनली एज ए माइनर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इन चारों में से किसमें साइनाइड प्रोडक्ट जो है ना वो मेजर ना मिले, आपको कैसा मिले, माइनर मिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। देखो इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है साइनाइड ही बनाएगा, यहाँ पर भी क्या करता है, साइनोहाइड्राइन बनता है यहाँ पर भी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें क्या है, जब हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है अभी, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है मेजर प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है भाई, यहाँ पर RCN बनता है। क्या बनता है, RCN बनता है। माइनर का ही पूछा था कि कौन सी रिएक्शन में माइनर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है आपको। सारे ही क्या है, मिथाइल अमीन है। तो देखो मिथाइल अमीन यानी कि NH2 ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर आपको ये पता है NH2 ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या फिर बनाएगा ही नहीं, वही क्या बनेगा, लीस्ट सॉल्युबल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एनिलीन क्या होता है, एनिलीन NH2 होता है। ठीक है, इस तरह से बाकी क्या है, सभी क्या है तो अल्काइल अमीन्स, बट क्या है भाई इनमें जो ग्रुप लगा है ना, अल्काइल पार्ट है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाले तो क्या रहते हैं, सोल्यूबल ही हो जाते हैं। बट ये इसमें क्या है, एनिलीन में देखो NH2 ग्रुप, यहाँ पर ये तो बॉन्डिंग कर सकता है, बट ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, ये क्या है यहाँ पर भाई सोल्यूबल नहीं होगा। ये क्या है, सोल्यूबल नहीं बनेगा। जो फिनाइल रिंग होती है ये क्या होती है भाई, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, वाटर रिपेलेंट होती है। तो यही क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि लीस्ट सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। पूरी रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्टेंट है, क्या रिएजेंट यूज़ किया है, किसके साथ रिएक्शन कराई है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सिर्फ जो मेन प्रोडक्ट है ना आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये ग्रुप होते हैं अमाइड, ठीक है, अमाइड ग्रुप होता है और इसकी रिएक्शन आप कराते हो ब्रोमीन और KH या फिर NH के साथ, जब भी इसके साथ आप ये रिएक्शन कराओगे तो ये किसके लिए कंडीशन होती है, ये किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है भाई, ये होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है भाई, वो अमीन बनता है। क्या बनता है भाई, अमीन प्रोडक्ट बनता है। क्या होगा, जो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप रहता है ना, ये क्या होता है यहाँ से, ये रिमूव हो जाता है। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3NH2, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं अभी, मिथेनामाइन बोल सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इथेनॉल, ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि अमीन ही प्रोडक्ट बन रहा है। मिथेनॉल, इसमें भी अल्कोहल आ गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी, अमीन ही बनेगा। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया है इथाइल अमीन, कि भाई इथाइल अमीन बनेगा। तो देखो यहाँ पर इथाइल कहाँ से बन रहा है, यहाँ पर तो क्या है, देखो रिएक्शन का नाम क्या है, डिग्रेडेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन एटम्स रहेंगे ना प्रोडक्ट में, उससे एक कम कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर तो देखो इथेनामाइन दे दिया यानी कि CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पर तो क्या है, रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 2 थे, और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी कितने आ गए, 2 आ गए, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है मिथाइलमीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ग्रुप रिमूव होगा CO, और यहाँ पर CH3NH2 ये लिंक हो जाएगा, ये बॉन्डेड होने के बाद क्या बन गया, मिथाइलमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI इज, यहाँ पर ये पूछा है कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता क्या है। तो ये क्या होता है भाई, रेशो होता है किस किस का, देखो प्रोडक्ट भी नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, ये प्रोडक्ट सॉरी रेशो होता है किस किस का भाई, मॉलिक्यूलर एवरेज वेट यानी कि वेट एवरेज मास रहता है, यानी कि MW बार, और साथ में क्या रहता है, नंबर एवरेज रहता है मॉलिक्यूलर वेट, तो यानी कि MN बार आ गया। N नंबर वाले के लिए आएगा, ठीक है, और W क्या है, वेट वाले के लिए आएगा। तो इन दोनों का रेशो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लो डेंसिटी पॉलिथीन, इसके लिए रिक्वायरमेंट है लो प्रेशर की, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। सेकंड देखो क्या है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के साथ बनता है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में एक्टिव सेंटर्स होते हैं, वल्कनाइजेशन में सल्फर सल्फर लिंकेज होती है, ये सब करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको रॉन्ग दिया है, तो यही क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, ये तो देखो याद करने का है कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं भाई, 51 होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, यहाँ पर ये पूछा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, या फिर एनोमर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, दे आर एनोमर्स, वो एनोमर्स होते हैं। और एनोमर्स क्या होते हैं भाई, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ C1 कन्फिग्रेशन पे चेंज आता है, एक ही कन्फिग्रेशन पे चेंज आता है। तो अल्डोज के केसेस में यानी कि जिनके पास भी क्या होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उनके केस में जैसे ग्लूकोज हो गया,
वहाँ पर क्या होगा भई, सिर्फ़ 1 पोज़ीशन पे ही चेंज आएगा। जैसे एक बार क्या रहेगा, ओएच राइट में है और एक बार ओएच कहाँ रहेगा, लेफ्ट में होगा। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन है, तो इस तरह से C1 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। बट इन केस ऑफ कीटोन, यानी कि जहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रक्टोज़, तो फ्रक्टोज़ के केस में कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, C2 पे आता है। तो एक ही पोज़ीशन पे जब चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। देखते हैं अभी व्हिच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर पूछा है कि कौन-सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसमें विटामिन से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट है विटामिन ऑफ बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है ए डी ई के आर फैट सोल्यूबल, कि भी ये फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कीड़ा, कि भाई कीड़ा कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इस तरह से आपको याद रह जाएंगे इजीली। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, विटामिन एच इज प्रेजेंट इन ईस्ट, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट पहली क्या है, करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज बेरी बेरी, गलत है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और जो बेरी होता है, बेरी बेरी होता है, किसकी वजह से होता है, भी विटामिन बी की प्रेजेंस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, अभी ऑप्शन नंबर 4 आ गया, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, विटामिन सी की वजह से बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज सिंपल लिपिड, की सिंपल लिपिड इन चारों में से कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, न्यूट्रल फैट्स, या फिर इसे आप ट्रू फैट्स भी बोल सकते हो। और साथ में ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने लिया है कि ये क्या होते हैं। तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, क्या होता है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल होता है। फिर आगे बता रखा है कि फैट क्या होता है, वैक्स क्या होता है। अगर सिंपल लिपिड जो होते हैं वो 3 फैटी एसिड और एक टाइप का क्या करता है, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं फैट या फिर ऑयल। इफ द सिंगल लिपिड यील्ड 1 फैटी एसिड एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर एक ही क्या कर रहा है लिपिड, फैटी एसिड भी बना रहा है और साथ में हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल कंपाउंड भी बना रहा है, तो वो कैसे होते हैं, वैक्स होते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर तो मिल ही गया। क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में प्रोटीन की डीनेचुरेशन के बारे में पूछा है कि डीनेचुरेशन कब होता है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है ना, वो क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। बाकी जो हायर स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं। तो देखो डीनेचुरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को लूज़ कर देते हैं। तो अब जो प्राइमरी वाला रहता है ना, सिर्फ़ उसी में चेंजेस नहीं आते हैं, बाकी सब में आ जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरामफेनिकल इज़ एन, देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि क्लोरामफेनिकल कौन से टाइप का ड्रग होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक होता है और एंटीबायोटिक भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज़ होते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये कौन-सा बनेगा भई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रहते हैं, ये क्या होते हैं भई, वाइड रेंज, वाइड पर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं इसको, इसलिए इसे क्या कहते हैं भई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ डिटर्जेंट। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ हम कब करते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट बनाने में, अनायनिक या फिर नॉन आयनिक या फिर सोप्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 3। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ भाई, स्टीरिक एसिड के साथ कराते हैं और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट मिल जाता है। ऐसे देखो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज़ होते हैं, कैटायनिक, अनायनिक और कौन-सा भई, नॉन आयनिक। तो अब देखो जो अनायनिक वाले रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल रहते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं और इसकी रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और न्यूट्रलाइज़ करते हैं इसको अल्कली के साथ। जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स रहते हैं, ये क्या होते हैं भई, क्वाटरनरी सॉल्ट होते हैं किसके, अमोनिया के। विद एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड की तरह, ब्रोमाइड के साथ ही ये रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। ये पूछा है कि जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं डिजीज का ट्रीटमेंट में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं, एंजियोथेरेपी बोलते हैं या फिर पॉलीथेरेपी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अभी इसे, कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमने एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। हमने पूरे ही पेपर को, 80 क्वेश्चन थे, पूरे ही पेपर को हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।